बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुस्तफ़ा कमाल के पार्ट 5 में आपको खुश आमदीद। हल्की फुल्की रिवीजन बताऊंगा, फिर इसका लास्ट पार्ट जो स्टूडेंट सुन रहे हैं उनको पता है कि हमने इसका लास्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट करना है। मैं डिटेल के साथ पार्ट 4 में भी आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल की जो रिकवरीज थी, जो मुस्तफ़ा कमाल रिफॉर्मेशन जो कर रहा था तुर्की के अंदर, उसने लोगों को एजुकेट किया, फिर उसके बाद उसने लैंग्वेज चेंज की, फिर उसके बाद उसने जो टाइटल्स थे उसने चेंज किए, फिर उसके बाद उसने फैज़ हेड ड्रेस को ख़त्म किया। फिर जहाँ पे हमने देखा था औरतों का पर्दा भी उसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, औरतों को मर्दों के बराबर उसने ला के खड़ा किया, औरतों की तालीम उसने मर्दों के बराबर कर दी। यहाँ तक हमने डिटेल के साथ मुस्तफ़ा कमाल की रिफॉर्मेशन कंप्लीट कर चुका था। फिर यहाँ से पार्ट 5 में मैं आपको इसकी डिटेल के साथ फिर मैं लास्ट में इसके क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करूँगा। और नो लेस ग्रेट वाज द इकोनॉमिक एडवांस, यहाँ से क्योंकि पार्ट 5 हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, तो नो लेस ग्रेट तो इतना कम अजीम नहीं था वाज द इकोनॉमिक एडवांस। इकोनॉमिकली मुस्तफ़ा कमाल ने अपने मुल्क को कैसे आगे बढ़ाया, मैशत उसकी कैसी थी कि उसने क्या कुछ किया। तो 1919 में देर वाज ओनली वन रेलवे, सिर्फ एक रेलवे था तुर्की के अंदर, एंड जज्ड बाय मॉडर्न स्टैंडर्ड अगर जदीद मेयार के मुताबिक देखा जाए, नो रोड्स तो बिल्कुल सड़कें नहीं थी अटाल, बिल्कुल भी सड़कें नहीं थी। मुस्तफ़ा कमाल इनाग्रेट कहते हैं इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, वेलकम करना, ग्रेट डेवलपमेंट, उसने अजीम तरक्की उसने स्टार्ट की, एंड कंस्ट्रक्शन और तामीराती उसने काम करवाए, स्कीम्स वर्क्स काम उसने तामीराती काम शुरू करवाए, बोथ फॉर रेलवेज एंड मोटर रोड्स, रेलवे के लिए भी और मोटर रोड्स के भी। इकनॉमिकली उसकी तरक्की आप देखते हैं, रेलवे रोड के लिए उसने काम शुरू करवाए। 1919 को देर वर 150 फैक्ट्रीज इन टर्की, तुर्की में 150 फैक्ट्री थी। 1933 में 2000 वाइल द टर्किश 5 ईयर प्लान, 1919 में 150 थी तो 1933 में 2000 फैक्ट्रियाँ हो गई। वाइल द टर्किश 5 ईयर प्लान जो 5 साल मनसूबा तुर्की का इसने शुरू किया, इनाग्रेटेड इन 1934 में इसने जो 5 साल मनसूबा शुरू किया। इनकरेज्ड हैवी इंडस्ट्री, भारी सनत इसने काफ़ी इनकरेज किया, जो भारी सनत का इसने आगाज़ किया। स्टिल फर्दर मज़ीद इसने भारी सनतें भी लगाई। द बैंकिंग सिस्टम, बैंक का जो सिस्टम था वाज ऑर्गेनाइज्ड, बैंकिंग सिस्टम इसने ऑर्गेनाइज तरतीब दिया। एंड द ओटोमन पब्लिक डेट, और सल्तनत उस्मानिया का जो डेट कर्ज था टेकन ओवर फ्राम द सल्तनत, जो कि हुकूमत ने लिया था, बाय द न्यू रिपब्लिक, नई हुकूमत से, वाज रिड्यूस्ड। अब वो जो ओटोमन अम्पायर ने जो पब्लिक गवर्नमेंट का जो डेट था, जो गवर्नमेंट ने जो कर्जा लिया था, जब इस न्यू रिपब्लिक, जब इस नई गवर्नमेंट के हाथ में आया, वाज रिड्यूस तो इसे कम कर दिया गया टू 1/10, 10 में से 1% सिर्फ रह गया ऑफ इट्स फॉर्मल साइज, इसका जो ओरिजिनल साइज था उसमें से 1/10 इसका हिस्सा जो था वो सिर्फ रह गया, कि 10 में सिर्फ एक हिस्सा रह गया। ऑल दिस वाज अचीव्ड, ये सारा अचीव किया गया, ये सारा अटेन किया गया, ये सारा गेट किया गया, हासिल किया गया, विदाउट फर्दर बोरिंग, बगैर उधार लिए, मजीद उधार नहीं लिया उन्होंने, 1/10 फार्मूले तक लेके आए बगैर उधार लिए। द चार्जेस इन ऑल ब्रांचेज ऑफ टर्किश लाइफ, द चेंजेस जो तब्दीलियाँ थी तुर्की की हर जिंदगी में, हैव बीन स्टूपेंडस, रिमार्केबल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल थी। इट वुड बी नो एग्जाजरेशन, इट वुड बी नो डिस्क्रिप्शन, इट वुड बी नो एक्सप्लेनेशन, तो ये वजाहत नहीं होगी टू से, ये बात कहना, ये बात बढ़ा चढ़ा के बयान करने वाली नहीं होगी। डैट एट द टाइम, वो वक्त मुस्तफ़ा कमाल सेट टू वर्क, जब मुस्तफ़ा कमाल काम पे लगा, द मेंटल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, मेंटल जो दिमागी और पॉलिटिकल जो सियासी जो तरक्की थी ऑफ द मैसेज लोगों की इन टर्की, तुर्की के अंदर, वाज ऑन अ लेवल, वो इस लेवल पे थी विद डैट ऑफ पीपल ऑफ वेस्टर्न यूरोप इन द मिड 18th सेंचुरी। अब मिड 18th सेंचुरी तक जो वेस्टर्न यूरोप के जो लोग थे, अब तुर्की के लोगों की जो मेंटालिटी वो यूरोप के लोगों की मिड 18th सेंचुरी वाले यूरोप के लोगों के साथ मिलती जुलती थी। द टर्क्स हैव नाउ ट्रैवर्स्ड, अब तुर्की वालों ने ट्रैवर्स्ड कवर किया, उन्होंने पूरा किया, इन अ फ्यू ईयर्स, सिर्फ चंद सालों में, द रोड्स, वो सड़क, विच द पीपल ऑफ वेस्टर्न यूरोप टुक 150 ईयर्स, कि अगर यूरोप ने 150 साल लिए हैं एक तरक्की के लिए, 150 ईयर्स लिए हैं टू ट्रैवल,
तो जो तुर्की वालों ने इसी 150 ईयर्स जो यूरोप ने लिए हैं, तुर्की ने यही रास्ता 150 ईयर्स वाला सिर्फ चंद सालों के अंदर उन्होंने इस सारी तरक्की को अचीव किया। वो तरक्की जो यूरोप ने 150 साल में अंदर की। द थारो डेमोक्राइजेशन, थारो कंप्लीट डेमोक्राइजेशन, जमहूरियत, मुकम्मल तौर पे जमहूरियत ऑफ द नेशन, कौम के अंदर जमहूरी रवाज रखना, जमहूरी इक़्तिदार मुकम्मल तौर पे लाना, एंड द अवेकनिंग ऑफ द पीपल, और लोगों को अवेक करना, लोगों को अराइज करना, लोगों को जगाना, एंड द अनचेनिंग, और फ्री करना ऑफ देयर पावर्स, उनकी ताकतों से उन्हें आज़ाद करना, हैज़ बीन द वर्क ऑफ मुस्तफ़ा कमाल। तो ये सारा काम मुस्तफ़ा कमाल का था। तो हमने इस पूरे लेसन में देखा कि मुस्तफ़ा कमाल, जितना लेंथी लेसन था, मैंने आपको मुख्तलिफ पार्ट्स में मैं पूरी डिटेल के साथ, बैकग्राउंड के साथ स्टार्ट किया आपको, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल की पूरी हिस्ट्री आपको बताई है, कैसे सल्तनत जो सारी तुर्की के अंदर चली जाती है, फिर मुस्तफ़ा कमाल को रेबल्स को मारने के लिए भेजा जाता है, फिर उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल रेबल्स के साथ मिल जाता है, फिर रेबल्स के साथ मिलने के बाद जो सल्तनत का जो बादशाह था वो मुस्तफ़ा कमाल को वापस आने का ऑर्डर करता है। मुस्तफ़ा कमाल जवाब में कहते हैं कि जब तक मेरी कौम नहीं जीतती, तब तक कौम आज़ाद नहीं होती, तब तक मुस्तफ़ा कमाल वो वापस नहीं आएगा। महमद जो है इसे चालाकी से, चाल खेल के उसे वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल अपनी एक्टिविटीज़ तेज़ कर देता है। जब एनाटोलिया के अंदर जंग छिड़ जाती है, ग्रीक्स और मुस्तफ़ा कमाल आमने सामने रहते हैं, तो ग्रीक्स वाले जो अलाइड फोर्सेस हैं, नतीजे में वो तुर्की के मुख्तलिफ टुकड़े कर देते हैं, एक एग्रीमेंट साइन करवाते हैं महमद से कि तुर्की के मुख्तलिफ टुकड़े कर दिए जाएँ। नतीजे में सारी कौम अपने बादशाह के ख़िलाफ़ हो जाती है। लास्ट में हमने देखा कि ग्रीक्स और जो ओटोमन एम्पायर की जो सल्तनत के जो फोर्स थे मुस्तफ़ा कमाल के अंडर, वो सारे ग्रीक्स के ख़िलाफ़ लड़ते हैं और लास्ट में ग्रीक्स को शिकस्त होती है। मुस्तफ़ा कमाल कमांडर इन चीफ बनता है और फिर ये इज़मीर के अंदर इनका कब्ज़ा होता है। इज़मीर जो तुर्की का सूबा छिन गया था, इज़मीर में दोबारा एंट्री होती है। इज़मीर को जाने से पहले वो लोग जला जाते हैं, काफ़ी सा जल जाता है। तो लास्ट में फिर एक ग्रैंड नेशनल असम्बली का इजलास होता है मुस्तफ़ा कमाल के अंडर, जिसमें ये फैसला किया जाता है कि जो तुर्की की सल्तनत है, पुरानी सल्तनत है बादशाह वाली, वो ख़त्म कर दी जाए। तो उस सल्तनत को ख़त्म किया जाए और महमद को, जो उनका तुर्की का जो बादशाह था, जो सल्तनत उस्मानिया का लास्ट लीडर था, उसे उसके रास्ते से हटा दिया जाता है। इस तरह मुस्तफ़ा कमाल सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा कर देता है 17 नवंबर 1922 को। फिर मुस्तफ़ा कमाल नया उनका प्रेसिडेंट बन जाता है। फिर रिफॉर्मेशन हमने देखी कि किस तरह उसने लोगों को एजुकेट किया, किस तरह उसने लैंग्वेज को सिंपल बनाया, फिर किस तरह उसने नोबेलिटी को चेंज किया, टाइटल्स को चेंज किया, फिर उसके बाद फेस ड्रेस को उसने ख़त्म किया, औरतों का पर्दा ख़त्म किया और इकनॉमिकली उसने एडवांस किया लोगों को, मुल्क को। फिर उसके बाद कर्ज़ा उसने चुका। फिर उसके बाद जितनी भी तरक्की की वेस्ट के लोगों के मुकाबले में तुर्की ने वो फासला इंतहाई कम वक्त में वो सारा फासला जो यूरोप ने तरक्की के लिए किया था, तुर्की ने चंद सालों में फासला तय किया। ये सारी बातें एक तरफ, ये सारा किस्सा एक तरफ, ये सब कुछ जो आपने पॉजिटिविटी ऑफ मुस्तफ़ा कमाल, सारी आपने मुस्तफ़ा कमाल को एज ए हीरो आपने रीड किया। लेकिन जो इसकी जो नेगेटिव साइड है, मैं हमेशा बच्चों को लास्ट टाइम पढ़ाते हुए मैं हल्की फुल्की इसकी नेगेटिव साइड ज़रूर बताता हूँ। ये तो मुस्तफ़ा कमाल जितना एज ए हीरो के तौर पे, एज ए इंस्पिरेशन के तौर पे, आपको मोटिवेशन के तौर पे जितना सिखाया जाए बहुत अच्छी बात है। मैं सारी बातें चाहता तो आपको पहले भी बता सकता था, लेकिन अभी लास्ट में आपको हकीकत से आगाही मेरी लाजमी बनती है कि मुस्तफ़ा कमाल को पॉजिटिव साइड के तौर पे आपने सारा पढ़ा। अब इसकी कुछ नेगेटिविटी भी हैं, अब इसकी कुछ नेगेटिव बातें हैं, जिसमें हमने देखा इसने औरतों का पर्दा मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया। अब औरतों का पर्दा ख़त्म किया क्योंकि ये शख्स इस्लाम के दायरा कार में बिल्कुल भी नहीं आता था। शराब खाने अपनी ताकत मिलने के बाद शराब खाने इसने खोल दिए, औरतों का मुकम्मल तौर पे हिजाब पे इसने पाबंदी लगा दी और इस्लाम का ये सख्त दुश्मन था। कहा जाता है कि इसके दौर में जो मसाजिद थी वो उन मसाजिद को मुख्तलिफ़ तरह के शराब खानों में चेंज कर दिया गया, म्यूज़ियम में चेंज कर दिया गया।
लोग अरबी ज़ुबान को इसने मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया। जो अरबी ज़ुबान सिखाता था, जो अरबी ज़ुबान के लिए मुख्तलिफ़ तरह की डिग्रियाँ मिलती थी, वो सारी डिग्रियाँ इसने ख़त्म की। अगर कोई हफ़ाज़, अगर कोई मौलवी, अगर कोई अरबी ज़ुबान का टीचर अरबी ज़ुबान सिखाता है तो उसे फौरी तौर पे उसे जेल में डाल दिया जाता था। इमाम जो थे, जो उलमा थे, अब हालात इतने कशीदा हो गए थे इसके दौर में कि उलमा मजबूर हो गए शराब खानों की तरह की जो जगह थी वहाँ पे लोगों को इस्लाम की तालीम दी जाती। बेशुमार इसने जो उलमा थे उसके सर कलम कराए, उनको जेल करवाई, उनको मारा, उनको उसने कत्ल किया। फिर उसके बाद उलमा इसके डर से मसाजिद के अंदर से अजानें ख़त्म कर दी गई थी और साथ साथ जो ट्रेन थी, ट्रेन में टिकट्स बुक करवा के उलमा जो थे वो मुख्तलिफ़ तरह के लोगों को जो इस्लाम की तालीम देते, कुरान की तालीम पढ़ा करते। मतलब इन शॉर्ट ये कि ये सारी इसकी जो पॉजिटिविटी आपने देखी है, इसकी नेगेटिविटी को भी आप ज़रूर ज़हन में रखें। फिर जो खुदा के दीन के ख़िलाफ़ चलता है, अब इसका भी यही माइंड था कि अक्सर औक़ात कहा जाता है कि ये खुदा पे यकीन करता ही नहीं था। ये अपने हक, अपने ताकत पे यकीन रखता था, अपनी डेस्टिनी पे, अपनी इसके ख्याल में कि इंसान की कुदरत जो है, इंसान की जो किस्मत है, इंसान खुद लिखता है, इंसान खुद जैसे चाहता है उसको वैसी किस्मत खुद बनानी पड़ती है। खुदा का इनकारी, इस्लाम का इनकारी, मुसलमानों का इनकारी, जितने मुसलमानों पे इसने जुल्म ढाए, इस्लाम के ख़िलाफ़ इसने जितने एक्टिविटीज़ की, तो खुदा की ज़ात इसे कैसे पकड़ सकते हैं, कैसे इसे छोड़ सकती है, क्यों ना इसे पकड़े। कहा जाता है कि इसे जिगर की मर्ज़ में लाक हुआ। अब जिगर का मर्ज़ जो था इसमें आहिस्ता आहिस्ता उसमें पीप पड़ना शुरू हो गई। फिर पीप इस हालत तक चली गई कि उसके अंदर कीड़े पैदा होना शुरू हो गए। अब कीड़े इस तरह के जो आम आँख से नज़र नहीं आते थे। अब इन कीड़ों की वजह से इसे खुजली होना शुरू हो गई और खुजली इस तरह की करता है कि अक्सर औक़ात मीटिंग में, अक्सर औक़ात इसके पास जो सफ़ीर आते, जो मैसेंजर आते, जो दूसरे ममालिक से लोग इसकी इयादत के लिए आते, ये उनके सामने अपने आप को खुजली करने में मसरूफ़ रखता था क्योंकि ये एक चीज़ उसके हाथ में नहीं थी और लास्ट में इसी तरह, इसी कीड़ों में उसकी मौत होती है और रब ताला ने इसी शख्स को इबरत का निशान बनाया। बहुत सी मसाजिद को उसने ताले लगाए और आपको बताया कि उन मसाजिद के जो ताले थे, ये रिसेंटली जो तैयब उर्दगान आया तुर्की का, ये तकरीबन 80-86 साल के बाद इन तालों को खोला गया। अरबी ज़ुबान को उसने जो ख़त्म कर दिया गया था उसको दोबारा से राइज किया गया। बेशुमार इसने जो मज़ालिम डाले, लेकिन रब ने इसे इबरत का निशान दूसरों के लिए ज़रूर बनाया। फ़िरौन की तरह जो भी खुदाई का दावा करता है, ये ताकत, ये जान, जवानी, तन मन धन, ये सब कुछ इंसान के पास वक्ती होता है। हर अरूज को ज़वाल है। आज आप ताकतवर हैं तो कल आप कमज़ोर भी पड़ने हैं। आज आप जवान हैं तो कल आप बूढ़े भी देखने हैं, कल आप बूढ़े भी होंगे। अपने आप को अगर आप पहलवान समझते हैं, अपने आप को ताकतवर समझते हैं, अपने आप को अगर आप जवान समझते हैं तो एक नज़र आप ज़रूर कब्रिस्तान की तरफ भी लगाएं। एक नज़र आप ज़रूर उस बूढ़े शख्स की तरफ भी लगाएं जो कभी आपकी एज से होके गुजरा है। वो डायरेक्ट बूढ़ा ही ज़मीन के ऊपर नहीं आया, वो इसी जवानी से होके गुजरा है। तो इंसान को किसी भी हाल में, चाहे जिस हाल में भी रब राज़ी रखे, उसे राज़ी रहना चाहिए और किसी हाल में भी उसे गुरूर नहीं करना चाहिए। इन शॉर्ट मैं आपको बताना मेरा फ़र्ज़ था क्योंकि मैं सारी बातें इसके बारे में जो कुछ भी डिटेल थी, ये तो पॉजिटिविटी तो बनती है, लेकिन इसके साथ साथ जो इसका नेगेटिव पहलू है वो मैं ज़रूर अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हुए ज़रूर बताता होता हूँ। यहाँ तक तो हमने मुस्तफ़ा कमाल का लेसन मैं आपको ट्रांसलेशन के साथ एंड किया है और लास्ट में अब इसकी मैं आपको जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ। हीरो नंबर 5 मुस्तफ़ा कमाल के क्वेश्चन आंसर मैं जितना इजी हो सकता था मैंने उन क्वेश्चंस को इजी किया है। और याद रखें मुस्तफ़ा कमाल का लेसन आपको पता है काफ़ी लेंथी, ये सारा चैप्टर है, ये सारा हीरो काफ़ी लेंथी है। तो जितना लेंथी होगा इसमें जितने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने सारे डिस्कस किए हैं। सारे मैंने यहाँ पे कोशिश की है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं को डिस्कस किया जाए। बाकी मैंने जो मुझे लगे हैं कि ये पेपर पॉइंट है वो में इम्पोर्टेंट नहीं है उनको मैंने छोड़ दिया। और फिर भी अगर आप इसके सारे क्वेश्चन करें तो लगभग ये 50 क्वेश्चन बनते हैं एक ही हीरो के अंदर।
लेकिन मैंने उन 50 में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट रिपीटेड, जो मुख्तलिफ बोर्ड्स में बार बार रिपीट होने वाले तकरीबन 17-18 आपको क्वेश्चन बनेंगे, ये आपको तैयार करने पड़ेंगे। लेसन हीरो काफ़ी लेंथी है, टोटल तो आपके 5 है, आप कोई भी 3 अच्छे तैयार कर ले तो आप लोगों को आसानी के साथ अटैम्प्ट हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन इसके गिव एन अकाउंट ऑफ द डिपार्चर ऑफ महमद फ्राम इस्तांबुल। और मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ, अगर बच्चे आपने हीरो को पूरा अच्छा सुनना है तो आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोगों को पता है कि आप महमद का डिपार्चर, महमद जो इस्तांबुल से जो डिपार्ट हुआ था, महमद इस्तांबुल से जो गया था, उसका हवाला दें। आपने पता है आपको जब उसे इस्तांबुल से निकाला गया था तो उसकी क्या कंडीशन थी, किस तरह निकाला गया था, उसी कंडीशन को बस आपने अपने अल्फाज में बताना है। अ टैक्सी, अ मोटर एम्बुलेंस जो थी, अ टैक्सी केम टू टेक महमद को लेने के लिए टैक्सी आई। हिज लगेज, उसका जो सामान था, वाज प्लेस्ड, उसे रख दिया गया इन द मोटर के अंदर। ही एंटर्ड द मोटर, वो मोटर के अंदर दाखिल हुआ। एंड इट टुक अवे, और ये जो मोटर थी टुक अवे, इसे ले गई। ही वाज ऑन हिज वे ऑफ एग्जाइल, तो वो अपने जलावतनी के रास्ते पे था। ये उसका डिपार्चर हल्के फुल्के अल्फाज में जितना मैंने आसान से आसान हो सकता था मैंने उसे लिखा है। और हाउ डिड मुस्तफ़ा कमाल चेंज द ओल्ड टाइटल्स, पुराने जो इल्क़ाबात थे उसने उसे कैसे ख़त्म किया, या व्हाट वर द ओल्ड टाइटल्स ऑफ तुर्की के पुराने इल्क़ाबात क्या थे जो ओटोमन एम्पायर के दौर में चले आ रहे थे, उन इल्क़ाबात क्या थे, उसको कैसे चेंज किया। तो मुस्तफ़ा कमाल रिमूव्ड ओल्ड टाइटल्स, पुराने इल्क़ाबात को उसने ख़त्म किया। द वर्ल्ड पाशा वाज अबॉलिश्ड, पुराने वर्ल्ड में जो पाशा था उसको उसने ख़त्म किया। एवरी मैन बिकम बे, और हर आदमी बे कहलाया। एंड वुमेन बिकेम बयान, और जो औरतें थी वो बयान कहलाई। देखें आप, मैन और वुमेन जब आप सिंगल के तौर पे लिखना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए आप, मैन को जब आप सिंगल के तौर पे लिखना चाहते हैं तो आप इसे ए लिखते हैं, लेकिन जब आप मैन को डबल के तौर पे लिखना चाहते हैं तो आप MEN मैन करते हैं। इसी तरह वुमेन, औरतें जो थी, वुमेन अगर ए होता तो मैं यहाँ पे एक औरत से मुराद होती, ठीक है। अब ज़्यादा औरतें हैं तो मैंने इसे वुमेन के साथ लिखा है। तो ये आप जहन में रखें, अगर आप सिंगल मर्द को शो करना चाहते हैं तो एक ए लिखेंगे, अगर आप ज़्यादा मर्दों को शो करना है तो MEN लिखेंगे। इसी तरह सिंगल औरत को शो करना है तो ए लिखेंगे, ज़्यादा औरतों को शो करना है तो ई के साथ लिखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4, इसी तरह मैंने जो क्वेश्चन मिक्स हो सकते थे, इस तरह टोटल कुल मिला के आपके 13 से 14 क्वेश्चन बनेंगे मुस्तफ़ा कमाल के सारे, ठीक है। हाउ डिड मुस्तफ़ा कमाल गिव राइट्स टू वुमेन, औरतों को उसने कैसे राइट्स हकूक दिए। हाउ मुस्तफ़ा कमाल अबालिश वेल, उसने जो पर्दा था उसने कैसे ख़त्म किया। अबालिश एंड किया उसने, वेल पर्दे को कैसे एंड किया। दोनों क्वेश्चन के आंसर मैंने एक ही में लिख दिए हैं। मुस्तफ़ा कमाल अबालिश्ड वेल, मुस्तफ़ा कमाल ने पर्दे को ख़त्म किया। ही डिसाइडेड टू एजुकेट द वुमेन, उसने औरतों को एजुकेट करने का फ़ैसला किया। दे शैल बी इंस्ट्रक्टेड, उन्हें शैल बी इंस्ट्रक्टेड, उन्हें इंस्ट्रक्टेड किया जाना चाहिए, उन्हें तालीम दी जानी चाहिए। इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की हर फील्ड में। दे शुड रिसीव द सेम डिग्री, उन्हें भी वही डिग्री मिलनी चाहिए एज मैन, जो कि मर्दों को मिलती है। ये राइट्स ऑफ वुमेन में भी आ जाएगा, औरतों का पर्दा ख़त्म करने में भी आ जाएगा। वाई मुस्तफ़ा कमाल वाज सेंट टू अनाटोलिया, मुस्तफ़ा कमाल को अनाटोलिया के अंदर क्यों भेजा गया। समवन वाज नीडेड, कोई ज़रूरत था, टू स्टॉप द रिवोल्टर, बागियों को स्टॉप करने के लिए। मुस्तफ़ा कमाल वाज सेंट टू अनाटोलिया, मुस्तफ़ा कमाल को अनाटोलिया के अंदर भेजा गया। टू पुट डाउन द रिवोल्टर, उन बागियों को पुट डाउन करे, उन बागियों को कुचले जाके। और व्हाट स्टेप्स डिड मुस्तफ़ा कमाल टेक, मुस्तफ़ा कमाल से कौन से स्टेप्स, कौन से इक़दाम किए फॉर द इकनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकनॉमिक माशी और इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में उसने कौन से इक़दाम किए। व्हाट वर इकनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ मुस्तफ़ा कमाल, मुस्तफ़ा कमाल के इकनॉमिक रिफॉर्म्स कौन से थे, माशी तौर पे उसने कौन से इस्लाहात की। तो ही स्टार्टेड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन स्कीम, उसने डेवलपमेंट स्टार्ट की, कंस्ट्रक्शन बिल्ड स्कीम तैयार की। ही इंक्रीज्ड फैक्ट्रीज, उसने फैक्ट्रियों में इजाफा किया। और इसके साथ साथ ही ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम, ये क्योंकि इकनॉमिकली है और इंडस्ट्री भी है, इंडस्ट्रियाँ भी उसने लगाई, साथ ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम, बैंक सिस्टम जो इकनॉमिक्स को डील करता है, उसने बैंक सिस्टम भी ऑर्गेनाइज किया, मैनेज किया। एंड रिड्यूस द डेट, और उसके साथ साथ उसने जो कर्ज था उसको कम कर दिया। वाई डिड महमद आर्डर मुस्तफ़ा कमाल टू रिटर्न, ये देख लिया आप, 3-4 क्वेश्चन को कवर कर रहा है, 1 2 3 4 क्वेश्चन को कवर करेगा ये क्वेश्चन।
एक आंसर इसका 4 क्वेश्चन को कवर करेगा। या आप इसलिए आप साहब इस क्वेश्चन को आप याद रखें, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डिड मोहम्मद ऑर्डर मुस्तफा कमाल टू रिटर्न टू कस्तंतिनपोल? कस्तंतिनपोल इस्तंबुल, कभी कुस्तुनतुनिया आपने नाम सुना है, इस्तंबुल का ही पुराना नाम था। तो मुस्तफ़ा कमाल को इस्तंबुल में या कुस्तुनतुनिया में क्यों ऑर्डर किया गया वापस आ जाओ? हाउ डिड मुस्तफ़ा कमाल मोटिवेट द टर्किश आर्मी? तुर्की की आर्मी को उसने कैसे मोटिवेट किया? अगेंस्ट अलाइड फोर्सेस, इत्तेहादी फौजों के अगेंस्ट खिलाफ मुस्तफ़ा कमाल ने कैसे ने मोटिवेट किया? व्हाट स्टेप्स, कौन से इकदाम डिड मुस्तफ़ा कमाल? मुस्तफ़ा कमाल के लिए मैंने एम और के लिखा हुआ है शार्ट करके। तो मुस्तफ़ा कमाल के कौन से इकदाम उसने उठाए? रेस उसने उठाए, रेजिस्टेंस रेजिस्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए अगेंस्ट एलाइज को स्टॉप करने के लिए उसने कौन से इकदाम उठाए? व्हाट वाज मुस्तफ़ा कमाल प्लान ऑफ रेजिस्टेंस? तो मुस्तफ़ा कमाल का स्टॉप करने का प्लान क्या था अगेंस्ट एलाइज के खिलाफ? तो मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन हैं, मुख्तलिफ अंदाज में पूछे गए हैं। तो इनका सब का आंसर मैंने एक ही अंदाज में आपको बताया है कि मैं आपको इसका आंसर लिखा है। स्टार्टेड फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन अनाटोलिया। मुस्तफ़ा कमाल ने ये एक्टिविटीज़, ये कुछ एक्टिविटीज़ उसने अनाटोलिया के अंदर स्टार्ट की। फॉलोइंग ये वाली, पहले नंबर पे मैंने 7 नंबर दिए हुए हैं। ही मेड गोरिल्ला बैंड, ये सारी एक्टिविटीज़ आपको ट्रांजिशन के दौरान मैंने बताई हैं। ही बिल्ट नेशनल आर्मी, उसने नेशनल आर्मी बनाई। ही बिल्ट अ टेम्परेरी गवर्नमेंट इन अनाटोलिया, अनाटोलिया के अंदर उसने आर्जी गवर्नमेंट बनाई। ही गैदर्ड पेट्रियाट्स, उसने मुहब्ब वतन को इकट्ठा किया फॉर रिवाल्ट बगावत के लिए। और व्हेन मेहमद हर्ड ऑफ दीज एक्टिविटीज़, अगर मेहमद ने जब ये एक्टिविटीज़ सुनी, ही ऑर्डर मुस्तफ़ा कमाल, उसने मुस्तफ़ा कमाल को ऑर्डर किया टू रिटर्न के वापस आ जाए। अब ये आता है उसमें क्वेश्चन के वाई मेहमद ऑर्डर मुस्तफ़ा कमाल टू रिटर्न, मेहमद ने क्यों ऑर्डर किया मुस्तफ़ा कमाल रिटर्न करने के? बिकॉज ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आपने पढ़ी है, इन एक्टिविटीज़ की वजह से मेहमद ने ऑर्डर किया था मुस्तफ़ा कमाल को कि वो वापस आ जाए। और वे डिड ही मीट अली फ़ात, कहाँ पे वो अली फ़ात से मिला? ट्रांसलेशन आपने सुनी है तो आपको बेहतर तौर पे पता है। अली फ़ात वाज द कमांडर ऑफ ए स्मॉल आर्मी, इस पर क्वेश्चन आता है तो हु वाज अली फ़ात भी आप इसमें ऐड कर ले, हु वाज अली फ़ात। तो वे डिड मुस्तफ़ा कमाल मीट अली फ़ात, मुस्तफ़ा कमाल अली फ़ात से कहाँ से मिला? अली फ़ात वाज द कमांडर ऑफ ए स्मॉल आर्मी, एक छोटी सी आर्मी का वो कमांडर था। मुस्तफ़ा कमाल मेट अली फ़ात एट अमीज़ा, अमीज़ा के मुकाम पे मिला। वेयर ही स्केच्ड आउट प्लान ऑफ रेजिस्टेंस, जहाँ पे इसने मैप्ड आउट बनाया प्लान ऑफ रेजिस्टेंस के कैसे हमने स्टॉप करना है ग्रीक वालों को। व्हेन डिड मुस्तफ़ा कमाल बिकेम प्रेसिडेंट, मुस्तफ़ा कमाल प्रेसिडेंट कब बना? 29 अक्टूबर 1923 को मुस्तफ़ा कमाल अबालिश द सल्तनत ऑफ ओटोमन एम्पायर, मुस्तफ़ा कमाल ने ओटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया का खात्मा किया एंड बिकेम द फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की, फाउंडर बानी भी बना, प्रेसिडेंट और सदर भी बना तुर्की का। और हाउ डिड मुस्तफ़ा कमाल एंटर इज़मीर, इज़मीर की एंट्री उसकी कैसी थी? अलॉन्ग लाइन ऑफ डेकोरेटेड कार्स, एक लंबी कितार थी सजी हुई कारों की। एंटर्ड इज़मीर, इज़मीर के अंदर दाखिल हुई विद एस्कॉर्ट ऑफ कैवलरी, एस्कॉर्ट फौज थी, कैवलरी महाफज फौज थी। इन द लीडिंग कार सबसे पहली वाली कार में बाद मुस्तफ़ा कमाल था। और व्हाट वर द स्टेप्स मुस्तफ़ा कमाल टेक, मुस्तफ़ा कमाल से कौन से स्टेप्स, कौन से इक़दाम किए टू एजुकेट द पीपल, लोगों को एजुकेट करने के लिए। ही बॉलिश द ओल्ड स्क्रिप्ट, उसने पुराने स्क्रिप्ट को ख़त्म किया विद रोमन स्क्रिप्ट को उसने राइज किया। ही सिंप्लीफाइड द टर्की स्क्रिप्ट, उसने सिंपल किया तुर्की की ज़ुबान को। ही रिमूव्ड अरबिक एंड पर्शियन वर्ड्स, उसने अरबिक के और पर्शिया के जो फारसी के वर्ड्स थे उसे ख़त्म किया। और व्हाट वर द टर्म्स ऑफर्ड टू टर्की बाय एलाइज की तरफ से कौन से टर्म्स ऑफ पीस थे जो तुर्की को ऑफ़र किए गए? व्हाट वर द प्लान्स ऑफ एलाइज अबाउट टर्की, तुर्की के बारे में जो इत्तेहादी फ़ौज थी उसका क्या मंसूबा था? अलाइड ऑफर द फॉलोइंग टर्म, दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही आंसर में है, दोनों क्वेश्चन जो एक ही आंसर में है। तो अलाइड ऑफर द फॉलोइंग टर्म्स, उन्होंने ये वाले असलाहत जो थी वो उन्होंने टर्म्स ऑफ पीस इंट्रोड्यूस करवाई। ऑल द अरब प्रोविंसेस वर टू बी बिकम मैंडेटेड टेरिटरीज, सारे अरब के जितने भी प्रोविंस है ये मैंडेटेड टेरिटरीज, ये टाइमली प्रोवाइड किए जाएंगे, ये टाइमली एरिया हो जाएंगे। इसकी डिटेल मैं ट्रांसलेशन में आपको डिटेल से बता चुका हूँ कि ये एरिया टाइमली इन पे गवर्न किया जाएगा, टाइमली इन पे रूल किया जाएगा।
ईस्टर्न एनाटोलिया, जो एनाटोलिया का ईस्ट एरिया वाज टू बी एडिड टू आर्मीनिया, वो आर्मीनिया के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। अराउंड इजमीर, इजमीर के गिर्द वाज टू बी अ लार्ज ग्रीक डिस्ट्रिक्ट, इजमीर के गिर्द एक ग्रीक का डिस्ट्रिक्ट होगा, ग्रीक के अंडर कर दिया जाएगा। सिसिलिया वाज टू गो टू फ्रांस, सिसिलिया का इलाका तुर्की का फ्रांस को दे दिया जाएगा। ओटोमन कैपिटल विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, जो सल्तनत उस्मानिया जो इस्तंबुल है वो कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, फ्रांस एंड इटली, बरतानिया का, फ्रांस का और इटली का उसके अंदर कंट्रोल होगा। राइट अ नोट, अगर आप सारे पॉइंट्स नहीं भी तैयार कर सकते तो आप कोई भी, आप बहुत इजी करें तो कोई भी 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें। राइट अ नोट ऑन द ग्रीक अटैक एंड इट्स डिफीट, ये सारे वो क्वेश्चन है जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है। इंशाल्लाह इनसे बाहर कोई क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट नहीं होगा। तो राइट अ नोट, एक नोट लिखें ऑन द ग्रीक अटैक, ग्रीक के अटैक पे एंड इट्स डिफीट, और उसकी डिफीट पर, उसकी शिकस्त पे। ग्रीक ने कैसे मुस्तफ़ा कमाल या ओटोमन एम्पायर पे कैसे ने उसने अटैक किया और उसकी शिकस्त कैसी। 1921 ग्रीक्स अटैक, ग्रीक्स ने अटैक किया। बोथ फोर्सेस, दोनों ताकतें जो थी, फाइट से फाट है, लड़ी केयरलेसली, लापरवाही के साथ लड़ी। द फाइट कंटिन्यूड, जंग जो थी वो जारी रही फॉर 14 डेज, 14 दिन तक। फाइनली आखिरकार ग्रीक्स वर एट द एंड ऑफ दियर स्ट्रेंथ, तो ग्रीक्स जो थे उनकी अपनी ताकत ख़त्म हो गई। एट लास्ट ग्रीक्स रीट्रीटेड, तो ग्रीक्स जो थे रीट्रीट, वो पीछे हटना शुरू हो गए। और व्हाट वर द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय मुस्तफ़ा कमाल विद रेफरेंस टू चेंज इन ड्रेस, कौन सी रिफॉर्म्स, कौन सी चेंजेस मुस्तफ़ा कमाल ने इंट्रोड्यूस करवाई। रेफरेंस टू चेंज इन ड्रेस, जो ड्रेस के मुताबिक थी, ड्रेस में उसने क्या क्या उसने चेंज किया। वाई वियरिंग ऑफ हैट्स वाज मेड कंपलसरी, टोपी पहनना, कैप्स पहनना क्यों ज़रूरी हो गया था, कंपलसरी क्यों ज़रूरी कर दिया गया था। वाई मुस्तफ़ा कमाल एबॉलिश्ड फेस, उसने फेस को क्यों रिमूव कराया। व्हाट वाज डैट, ये क्या था। तो 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर बनेगा। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन को मुख्तलिफ तरह से बोर्ड में पूछा गया, मैंने इन तीनों क्वेश्चन को मैंने एक ही आंसर में जाम कर दिया। तो मुस्तफ़ा कमाल एबॉलिश्ड द फैज़, एबॉलिश्ड द फैज़, उस फैज़ को उसने ख़त्म किया। आप याद रखना, जिन लेटर को मैंने कैपिटल किया आप भी इनको कैपिटल ही रखेंगे लिखते टाइम। इट वाज इन ओरिजिन, तो ओरिजिनली ग्रीक था, ये यूनानी था, बट अटैच्ड क्लोजली, लेकिन अटैच हो गया था क्लोजली, इंतहाई विद टर्किश लाइफ, तुर्की की लाइफ के साथ ये ड्रेस अटैच हो गया था। मुस्तफ़ा कमाल एबॉलिश द ड्रेस, उसने ड्रेस को एबॉलिश ख़त्म किया। एंड वियरिंग हैट्स वाज मेड कंपलसरी, तो टोपी पहनना कंपलसरी ज़रूरी हो गया था इन सब के लिए। और हाउ डिड मेहमद ट्राई टू रीगेन एनाटोलिया, मेहमद ने एनाटोलिया को दोबारा हासिल करने के लिए क्या किया, कैसे कोशिश की। तो मेहमद ट्राई टू रीगेन एनाटोलिया, एनाटोलिया को उसने रीगेन किया, उसने दोबारा हासिल करने की कोशिश की। बाय कनिंग क्लेवरनेस, चालाकी के साथ। ही एश्योर्ड द पेट्रियाट्स, उसने पेट्रियाट्स को उसने एश्योर किया, उसने पेट्रियाट्स को यकीन दिलाया टू कम ओवर टू इस्तंबुल, कि वो इस्तंबुल में आए। दे कुड ट्रांसफ़र दियर एक्टिविटीज़, वो अपनी सरगर्मियाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो इस्तंबुल में। देयर वुड बी नो अपोजिशन, जहाँ पे उनको कोई भी अपोज नहीं करेगा, जहाँ पे कोई भी उनके खिलाफ खड़ा नहीं होगा। और व्हाट वाज द फेमस बैटल कॉल ऑफ मुस्तफ़ा कमाल, मुस्तफ़ा कमाल की जो फेमस बैटल कॉल, जंग का नारा क्या था। मुस्तफ़ा कमाल फेमस बैटल कॉल वाज डैट, ये जंग का उसका फेमस मशहूर नारा था। सोल्जर, सिपाहियों, योर गोल इज़ द मेडिटेरेनियन, सोल्जर्स जहाँ पे है, सोल्जर सिपाहियों, योर गोल इज़ द मेडिटेरेनियन, आपका जो गोल है, जो मंजिल है वो बहिरा रूम है, फॉरवर्ड, आप बढ़ो आगे। और व्हाट वाज मुस्तफ़ा कमाल रिप्लाई व्हेन ही वाज ऑर्डर टू रिटर्न, मुस्तफ़ा कमाल का रिप्लाई क्या था जब उसे रिटर्न की आर्डर मिले, जब उसे वापस आने के आर्डर मिले। तो मुस्तफ़ा कमाल रिप्लाई वाज डैट, ये उसका रिप्लाई था, आई शैल स्टे इन एनाटोलिया, मैं एनाटोलिया के अंदर रुकूंगा, अनटिल, जब तक द नेशन हैज़ वन इट्स इंडिपेंडेंस, जब तक नेशन जो कौम है ये आज़ादी हासिल नहीं कर लेती। तो आप देखें, आप सुन भी रहे हैं तो आपको पता है जितनी सारी बातें हैं मैं सारी बातें डिटेल के साथ आपको ट्रांसलेशन के अंदर रिपीट कर चुका हूँ। अगर आपने ट्रांसलेशन अच्छी सुनी है, अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत लिखनी आती है तो आप लोग आसानी के साथ इन सारी बातों को आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द टाइटल्स ऑफ सुल्तान, तो सुल्तान के टाइटल कौन से थे, ये सारा कुछ आप, सुल्तान हैड फॉलोइंग टाइटल्स, ये उसके सारे टाइटल्स थे। द एम्परर ऑफ पावरफुल एम्परर, सारे एम्परर किंग जो है
सब बादशाहों का बादशाह है। रिफ्यूज पनाह देने वाला ऑफ सॉवरन, सॉवरन कहते हैं जो खुद मुख्तार होता है, जो फ्री होता है, जो आज़ाद है, सारे आज़ादों को, आज़ाद लोगों को ये पनाह देने वाला है। डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ क्राउन्स, क्राउन्स कहते हैं ताज को, तो ताज देने वाला टू द किंग्स ऑफ अर्थ, ज़मीन के जितने भी बादशाह हैं उनको ताज देने वाला। द किंग्स ऑफ टू सी, दो समंदरों का ये किंग है। मास्टर गार्डनर ऑफ यूरोप, यूरोप है तो यूरोप का मास्टर है। हाई किंग ऑफ टू सीज, हाई किंग बड़ा बादशाह ऑफ टू सीज, दो समंदरों का बड़ा बादशाह। तो ये सारे उसके टाइटल्स, ये सारे उसके टाइटल्स हैं। एम्परर ऑफ पावरफुल एम्परर है, रिफ्यूज ऑफ सॉवरन है, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ क्राउन्स है, टू द किंग्स ऑफ द अर्थ, द किंग ऑफ टू सी, मास्टर ऑफ यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका भी आता है। यूरोप है, एशिया और इसके साथ साथ एशिया और अफ्रीका भी आता है। तो आप यूरोप तक भी आप लिख दे तो भी है, क्योंकि ये तीन ममालिक पे इसकी हुकूमत थी जो तकरीबन 600 साल तक ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कहा जाता है कि इस सल्तनत के टूटने से तकरीबन 40 ममालिक जो थे वजूद में आए थे इस सल्तनत के। इसका मतलब है कि 40 मुल्कों पे उस्मानिया सल्तनत का राज था, इस्लामी सल्तनत का राज था, जिसको मुस्तफ़ा कमाल ने लास्ट में तोड़ा है। ये सारा कुछ इसके बारे में डिटेल थी। उम्मीद है कि मुस्तफ़ा कमाल का जो लेसन है वो आपको अच्छे तरीके से समझ भी आया होगा, और जितनी मैंने कोशिश की है, जिस तरह मैंने प्रेजेंट किया है, जितना आसान से आसान हो सकता था मैंने आपको इसके बारे में डिटेल के साथ हर चीज़ इन्फॉर्म की है। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो से जितनी उसकी डिटेल है काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलेगी। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।